हाँ जी बच्चों, पिछले वीडियो में हमने एसए 230 को लर्न किया था राइट से। अब बारी है FIGHT फाइट की। फाइट एसए 240 ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑडिट रिलेटिंग टू फ्रॉड। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे 240 द ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेटिंग टू फ्रॉड, इसको हम किससे लर्न करेंगे? फाइट से। फाइट फ्रॉड रिस्क फैक्टर, आई इंटरनल कंट्रोल, जी गैदर एविडेंस, हाउ मैनेजमेंट रेस्पॉन्ड फॉर एच से और टी से टीम डिस्कशन। ये इसके मेन पॉइंट हैं इस ऐसे के, जिनको हम चर्चा कर रहे हैं आगे और लर्न करेंगे इनको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव हमने ऐसे 200 में देखा कि ऑब्टेन रीजनल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर। और इसमें कुछ शब्द और जुड़ गए, टू आइडेंटिफाई एंड रेस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू फ्रॉड रिस्क ड्यूरिंग द ऑडिट। ये शब्द उसमें 200 में और जोड़ लेंगे, 200 ऐसे 200 में जोड़ेंगे तो ये ऐसे 240 का ऑब्जेक्टिव हो गया, टू आइडेंटिफाई एंड रेस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू फ्रॉड रिस्क ड्यूरिंग ऑडिट and to obtain reasonable assurance that the financial statements are free from material misstatement due to fraud or error। फ्रॉड की डेफिनेशन क्या होगी एज पर एसए 240? एसए 240 कहता है कि फ्रॉड इज एन इंटेंशनल एक्ट बाय वन और मोर पर्सन्स अमंग मैनेजमेंट, दो चार्ज विद गवर्नेंस, एम्प्लॉइज और थर्ड पार्टी, इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ डिसेप्शन टू ऑब्टेन एन अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज। यानी कि मैनेजमेंट, एम्प्लॉई, TCWG, ये एम्प्लॉई, थर्ड पार्टी जो भी है, धोखाधड़ी देने के उद्देश्य से कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे कि उनको इलीगल एडवांटेज मिल जाए, वो फ्रॉड है। फ्रॉड क्लियर हुआ कि इंटेंशनल एक्ट है, इसको फ्रॉड कहते हैं, जिससे कि वो बेईमानी से कोई लाभ कमा सके। और एरर जो होती है वो अनइंटेंशनल होती है। फ्रॉड कैसे कैसे किया जा सकता है, ऑडिटर को किस फ्रॉड से कंसर्न है? व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ फ्रॉड रिलेवेंट टू ऑडिटर? ऑडिटर के लिए दो प्रकार के फ्रॉड हो सकते हैं, या तो वो अकाउंटिंग में बेईमानी कर ले या एसेट्स की चोरी कर ले। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी कि गलत तरीके से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को कर ले। उसमें क्या कैसे कर सकता है? रिपोर्टिंग में गलत करने में क्या क्या कर सकता है कि कोई फिक्टिशियस एंट्री कर दी, जैसे कि कोई माल खरीदा नहीं, उसकी एंट्री कर दी और उसका पेमेंट उठा लिया, या खर्चों को बढ़ा चढ़ा के दिखा दिया, या कोई एस्टीमेट किया, माल स्टॉक का कम था पर ज्यादा दिखा दिया, प्रॉफिट को इंक्रीज करके दिखा दिया, या मैनेजमेंट को बोनस मिलता है, एम्प्लॉइज को बोनस मिलता है, प्रॉफिट ज्यादा दिखा के गलत तरीके से बोनस ले लिया। मैनेजमेंट का रेम्युनरेशन भी बढ़ाने के लिए प्रॉफिट ज्यादा दिखा सकता है। तो ऐसे तरीकों से फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो जाती है। दूसरा होता है मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, चोरी कर ली एसेट्स की, कैश चुरा लिया, और दूसरे ज्यादा खर्चे दिखाकर भी पैसे ले लिए, ये भी चोरी का तरीका है। छोटी एसेट्स जो हैं बाजार में जो आसानी से बेची जा सकती है, उनकी चोरी करना आसान है, उनकी चोरी कर ली, तो ये एसेट्स की चोरी हो गई। ये एक दूसरा हो गया कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में बेईमानी कर ली, उसको गलत तरीके से करा लिया, धोखाधड़ी रिपोर्ट करने में कर ली। फिर आगे बात आती है कि क्या फ्रॉड रोकना ऑडिटर की जिम्मेवारी है या मैनेजमेंट की जिम्मेवारी है? हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड? भैया फ्रॉड को रोकना और डिटेक्ट करना
मैनेजमेंट की जिम्मेवारी है। ऑडिटर को तो अपने ऑडिट प्रोसीजर लगाने से कहीं बीच में फ्रॉड मिल जाए तो वो बात अलग है। प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी की है। ऑडिटर का रोल क्या है? रीजनेबल एश्योरेंस प्राप्त करना। ऑडिटर ये कोई गारंटी नहीं देता कि जो फाइनेंस स्टेटमेंट है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट फ्रॉड के कारण से है। तो ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी केवल रीजनेबल एश्योरेंस प्राप्त करना है कि स्टेटमेंट में फ्रॉड नहीं है। फ्रॉड को रोकना और उसको प्रिवेंट करना और उसको फाइंड आउट करना मैनेजमेंट की जिम्मेवारी है। फ्रॉड और एरर में क्या डिफरेंस है? ऊपर भी हम बात कर चुके हैं कि इंटेंशन, फ्रॉड इंटेंशनल होता है और एरर अनइंटेंशनल होती है। इसका एग्जांपल क्या होगा कि 50 से सेल दिखा दी, इंक्रीज कर लिया प्रॉफिट और उससे ज्यादा बोनस ले लिया, ज्यादा रेम्युनरेशन ले लिया मैनेजमेंट ने, और ओमिशन एंट्री रहेगी, भूल से एंट्री करना रह गई, वो एरर होगी। ऑडिट की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अब इस पे बात करते हैं, क्योंकि रीजनेबल एश्योरेंस प्राप्त करना हमने ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी बताई ऑडिटर की, पर उसके लिए वो क्या क्या करेगा? ऑडिटर अपना प्रोफेशनल स्केप्टिज्म बनाए रखेगा। स्केप्टिज्म के बारे में थोड़ी बाद में फिर बात करेंगे। वैसे क्या है कि हमने पहले भी बात की है, पिछले एसएज में भी बात की है कि ऑडिटर को हमेशा अलर्ट रहना है कि कोई ऐसी कंडीशन मिल जाए जिससे कोई फ्रॉड की स्मेल आती हो तो उसे अपने आप को और सचेत कर लेना चाहिए, और हर ऐसी एंट्री पे उसको जिस पे थोड़ा भी डाउट हो तो उसको क्वेश्चनिंग माइंड से उसको देखना चाहिए। उसको हर एंट्री पे संदेह नहीं करना, पर जहां फ्रॉड की स्मेल हो वहां उसको और ज्यादा अलर्ट होना चाहिए कि जैसे मैनेजमेंट ने अपने वर्बल में कुछ और कहा, रिकॉर्ड में कुछ और रहा, दोनों में मेल नहीं खा रहा है, तो उस मामले में उसको डीपली उसको चेक करना चाहिए कि ये क्या बात है, बता कुछ और रहे हैं, एंट्री कुछ और है। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म करना चाहिए और अपने टीम वालों से डिस्कशन करना चाहिए। क्या डिस्कशन करना चाहिए भाई? इस एंट्री की सब आदमियों ने कुछ ना कुछ अपना अपना जो चेक किया उसके बारे में वो चर्चा करें, डिटेल में डिस्कस करें कि यहाँ फ्रॉड होने की संभावना है, यहाँ ये गलत एंट्री होने की संभावना है, यहाँ उन्होंने कुछ चेक किया सेट्स का, किसी आदमी ने, किसी एक एम्प्लॉय ने, अपने ऑडिट टीम के एक मेंबर ने चेक किया कि इस चीज में मेरे को लगता है कि यहाँ कुछ चोरी हुई है, तो उसकी डिस्कशन करें, उसका निष्कर्ष निकालें और उसके हिसाब से ऑडिटर प्रोसीजर को रिवाइज कर दें। परफॉर्म द रिस्क असेसमेंट कि हर मामले में जहां थोड़ा सा भी डाउट हो वहां रिस्क को दोबारा असेस कर लें, और हर मामले में रिस्क को असेसमेंट करना जरूरी है। और जैसे ही रिस्क हमें कुछ दिखे तो उसके हिसाब से जो अपना रेस्पॉन्स है उसको डिजाइन करें। रेस्पॉन्स जो है वो हम ऐसे 330 में पढ़ेंगे आगे, रेस्पॉन्स टू असेस द रिस्क। फिर मैनेजमेंट से भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्राप्त करें, ये ऐसे 580 में आता है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में मैनेजमेंट से ये लेंगे कि उन्होंने हमारे से कोई सूचना छुपाई नहीं है, हमें सारे का सारा रिकॉर्ड उपलब्ध करा दिया है, उन्होंने हमें फ्रीली एक्सेस दिया है सभी एम्प्लॉइज से, और पूरे रिकॉर्ड हमें उपलब्ध करा दिए हैं। अगर कोई फ्रॉड में मिलता है, अगर एम्प्लॉय ने किया है तो मैनेजमेंट को बता देंगे, और मैनेजमेंट ने किया है तो टीसीडब्ल्यूजी को वो फ्रॉड का बता देंगे। फिर बात आती है कि प्रोफेशनल स्केप्टिज्म क्या होता है। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म एक एटीट्यूड है ऑडिटर का कि उसको हमेशा सचेत रहना है, उसके दिमाग में हर बार क्वेश्चन उठना चाहिए कि ये चीज है, कि ऐसी कंडीशन हो गई, हर कंडीशन के बारे में उसको अलर्ट रहना चाहिए कि वो जो इंडिकेट करती है कि यहाँ गलती है, उसके दिमाग में आ जाना चाहिए कि गलती है, कि गलती आई तो ये क्या फ्रॉड है या एरर है। फिर उसको कंफर्म करना, प्रोसीजर लगाकर कंफर्म करना, ये आगे की ड्यूटी है। ऑडिटर टीम को क्या क्या डिस्कशन करना चाहिए, किस बातों में डिस्कशन करना चाहिए, ऊपर हम थोड़ी बात कर चुके हैं, एक बार फिर करते हैं कि वेयर एंड हाउ द फाइनेंस स्टेटमेंट्स आर सस्पेक्टेड टू फ्रॉड, कि कहां कहां इसमें फ्रॉड होने की गुंजाइश है। मैनेजमेंट ने कहां कहां इंटरनल कंट्रोल को ओवरराइड करके एंट्रियां कर दी हैं,
क्योंकि एंट्री करने के लिए भी कंट्रोल लगा है। एक आदमी एंट्री करता है, दूसरा आदमी चेक करता है, पर मैनेजमेंट ने खुद ही एंट्री कर दी, किसी और ने चेक नहीं करी, तो उन एंट्री पे थोड़ा सस्पेशन बढ़ जाना चाहिए। तो उनको सारे ऐसे मामलों को हमें देखना चाहिए कि मैनेजमेंट ने कहाँ कंट्रोल को ओवरराइड किया है, और फिर उसके बाद में वो डिसाइड करें कि ऐसे ऐसे मामले आएंगे तो हमें उसके बारे में कैसे जांच करनी है। यानी कि आइडेंटिफाई रिस्क को रेस्पॉन्स करने का मतलब है कि उसके लिए हमें ऑडिट प्रोसीजर को जो डिसाइड करते हैं उसको कहते हैं रेस्पॉन्स टू आइडेंटिफाइड रिस्क। तो फ्रॉड रिस्क के मामले में टीम ये भी डिस्कस करेगी कि हमें किस प्रकार से कौन कौन सी चेकिंग, कौन कौन से प्रोसीजर, ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। अब फ्रॉड करने के लिए हमने कहा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग झूठी कर देती है। क्यों झूठी करेंगे भैया? एक तो टारगेट पूरे नहीं हो रहे हैं, सेल कम आ रही है, तो हम सेल ज्यादा दिखाना चाहते हैं, तो फिक्टिटिव हम सेल की एंट्री कर सकते हैं। हमने बात करी थी कि उस सेल के हिसाब से उनको बोनस भी मिलता है, बोनस की बात भी हो सकती है, और उनको रेम्युनरेशन मिलना है, वो बात भी हो सकती है। तो ये हो गया इंसेंटिव और प्रेशर। एक दूसरी होती है अपॉर्चुनिटी, कि एंट्री कोई कैसे करे जाओ, कोई खर्चा ज्यादा कर दो, कोई कम कर दो, और उसके बारे में उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि इंटरनल कंट्रोल वीक है, या वो एक ही आदमी के पास सारी पावर है, तो वो आदमी अपनी पावर का मिसयूज कर सकता है। तो अपॉर्चुनिटी होगी, वहीं फ्रॉड होने की गुंजाइश ज्यादा होगी। और इसके लिए वो क्या कारण दे देते हैं कि ये तो टेम्परेरी एडजस्टमेंट था, ये एंट्री एक बार करी है हमने, बाद में रिवर्स कर दी। तो ये भी बता सकते हैं, पर ये फ्रॉड रिस्क के फैक्टर है, इनको थोड़ा हम जब चैप्टर पढ़ेंगे थोड़ा और उसमें आगे इसको और एलोबरेट्स करेंगे। क्या ऑडिट प्रोसीजर क्या होंगे? ऑडिट प्रोसीजर में क्या आता है? इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, परफॉर्मेंस, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, और ये सब चीजें आती हैं। तो इसमें हम पहले तो मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेंगे, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट देखेंगे, TCWG से भी इंक्वायरी करेंगे कि क्या उनके पिछले साल में कोई ऐसे मामले आए कि जिनमें कोई फ्रॉड की इंटेंशन पाई गई, या कोई स्टाफ ने फ्रॉड किया, इसके बारे में हम उसके पूरी जानकारी देंगे। फिर हम उसके जो फिगर्स हैं उनको चेक करने के लिए, उनकी रिलायबिलिटी जांच करने के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाएंगे, और जो अनयूजुअल एंट्रीज मिलेंगी, अनयूजुअल ट्रेंड मिलेगा, अगर मान लो पिछले साल प्रॉफिट 5% रहा, इस साल 12% आ रहा है, तो इतना कैसे बढ़ गया? ये एनालिटिकल प्रोसीजर हुआ कि इसमें हमें पता लगाना है कि वो प्रॉफिट इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया, तो वहां हम और ज्यादा उसको चेक करेंगे। जो फ्रॉड रिस्क फैक्टर है वो हमने ऊपर बात की, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, थेफ्ट वाली, उन दोनों को भी निगाह में रखेंगे। रेवेन्यू रिकॉग्निशन, यानी कि जो इनकम की है, सेल्स की जो है, ये सबसे ज्यादा फ्रॉड प्रोन एरिया है कि या तो सेल्स ओमिट कर दी और उसका पैसा जेब में डाल लिया, या सेल ज्यादा कर दी और उससे ज्यादा अपना फिगर दिखा लिए। और इसके अलावा करेंगे कि इंटरनल कंट्रोल में मैनेजमेंट ने कहां कहां उनको कंट्रोल्स को ओवरराइड किया है। तो इन चीजों के ऑडिटर अलग से ऑडिट प्रोसीजर को लगाएगा और अपने ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करेगा। What are the three fraud risks that must be always be presumed by the auditor? ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ऑडिटर को 3 मामले तो ऐसे हैं जो हमेशा देखने चाहिए: रेवेन्यू रिकॉग्निशन, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट ड्यू टू मेंटेनेंस ऑफ अकाउंटिंग एस्टीमेट। अकाउंटिंग एस्टीमेट की बात की कि स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए लगाया, डेप्रिसिएशन का लगाया, ये अकाउंटिंग एस्टीमेट है। और ज्यादा आगे जो ऐसे खर्चे हैं जो फ्यूचर में होने वाले हैं, यहाँ पिछले खर्चे कर दिए, अभी तक रिकॉर्ड नहीं किए, उनको एस्टीमेट से बुक किया, ऐसे सभी को हम बहुत ध्यान से ऑडिटर को देखना चाहिए। ऑडिटर आइडेंटिफाइड प्रॉस्क्यूटर्स को रेस्पॉन्स कैसे करेंगे, इसके बारे में हम आए कि जो हमें प्रोसीजर दिखेंगे, जो हमने प्रोसीजर लगा रहे हैं, हमें कुछ और अलग से सूचना मिली, तो हम हमारे ऑडिट प्रोसीजर को मॉडिफाई कर देंगे। और
जब हमें लगता है कि इस मामले में फ्रॉड ज्यादा होने की गुंजाइश है तो वहां उसको मामले को एक्सपीरियंस टीम को असाइन करेंगे। जैसे हमने स्टॉक चेक करना है तो हम सरप्राइज चेक करेंगे, कैश को भी हम सरप्राइज चेक करेंगे। अगर हमें उनको पार्टी को पहले पता होगा कि अब कैश चेक करने वाले हैं तो कैश वो पूरा कर देंगे। टेस्ट जनरल एंट्रीज, वर्ष के अंत में विशेषकर कि जनरल एंट्री करेंगे, जो अनयूजुअल जनरल एंट्रीज हैं उनको चेक करेंगे कि वर्ष के अंत में कोई ऐसी एडजस्टमेंट की एंट्रियां तो नहीं डाल के दी गई हैं और उनके कारण से प्रॉफिट पे या बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट आ रहा है या अफेक्ट आ रहा है, दोनों चीजों को चेक करेंगे। अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टीमेट को चेक करेंगे और मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्राप्त करेंगे। मैनेजमेंट के ओवरराइड टेक्निक्स, जनरल एंट्री कर दी जो कि नॉर्मल प्रोसेसिंग के अलावा है, इसके बारे में बात कर दी कि अनयूजुअल जनरल एंट्रीज कर दी, एडजस्टमेंट की एंट्रियां डाल दी। ये कब होती हैं? एट द लास्ट ईयर, एंड ऑफ ईयर, ये एंट्रियां डाल दी। अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है, हमने पहले ही बात की थी कि एकदम से एक सेल की इनवाइस बुक कर ली, यहाँ प्रॉफिट को कम करने के लिए एक परचेज की इनवाइस बुक कर ली और उसका पैसा अपने घर ले गए। या कोई किसी पार्टी से कोई अमाउंट रिसीव्ड हुआ, उसको उन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट में कर लिया, जमा कर लिया, बैंक अकाउंट में अपने पर्सनल अकाउंट में जमा करवा लिया। तो इन अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस को हम देखेंगे कि ये चेक करेंगे। एस्टीमेट की बात करी थी हमने कि 22 होकर एस्टीमेट कर लिए, और जो ट्रांजैक्शन, जो बड़े ट्रांजैक्शन है, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है, उनका बिजनेस रैशनल देखेंगे। जो बात ऊपर हमने करी थी कि परचेज बुक कर ली, बड़ी परचेज बुक कर ली, बड़ी सेल बुक कर ली, क्या वास्तव में वो बिजनेस से रिलेटेड है? उनके पीछे बिजनेस की क्या इंटेंशन है? यहाँ कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर लिया तो उनके बारे में उसके बिजनेस रैशनल्स को हम चेक करेंगे। ऑडिटर को अगर फ्रॉड की सस्पेक्ट हो जाता है कि यहाँ फ्रॉड है, लगता है कि यहाँ फ्रॉड होगा, तो क्या करे? वो मैनेजमेंट को बताए, टीसीडब्ल्यूजी को बताए। अगर कोई मामला लीगल है तो लीगल ओपिनियन भी ले ले और उसका अपनी ऑडिट पे इम्पैक्ट देखे कि उस फ्रॉड की के कारण उनकी ऑडिट रिपोर्ट पे क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या उनको ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई करने की जरूरत है या नहीं है। ऑडिटर किसको कम्युनिकेट करेगा? हमने ऊपर डिस्कशन में बात भी कर ली थी कि अगर एम्प्लॉय का है तो मैनेजमेंट को करेगा और मैनेजमेंट का है तो टीसीडब्ल्यूजी को करेगा। अगर फ्रॉड पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रभावित करता है तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज को करना पड़ेगा, अगर रिक्वायर्ड बाई लॉ है तो। जैसे कि अगर एम्प्लॉयज के फ्रॉड हो तो कंपनी एक्ट के अनुसार 1 करोड़ से ज्यादा के फ्रॉड फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को सूचित करने पड़ते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को सूचित करने पड़ते हैं। अगर ऐसे फ्रॉड के मामले आते हैं कि वो डिसाइड करेगा कि रेगुलेटरी अथॉरिटी को करना है या नहीं करना, नहीं तो मैनेजमेंट को तो करना ही करना है। मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को फ्रॉड के बारे में बताना जरूरी है, जो भी फ्रॉड आएगा उसके बारे में बताएंगे। तो ऑडिटर को हमने पहले भी बात करी थी, हर स्टैंडर्ड में जो जो भी प्रोसीजर किए जाएंगे, जो जो भी एक्टिविटीज ऑडिटर द्वारा की जाएंगी, उनका प्रॉपरली रिकॉर्ड करना, डॉक्यूमेंट करना जरूरी है। वही इस ऑडिट, इस स्टैंडर्ड ऑडिट के लिए भी लागू होता है कि उन्होंने क्या आइडेंटिफाइड जो फ्रॉड रिस्क आई उसको, उस पे उन्होंने क्या रेस्पॉन्स किया और उसको कैसे कंक्लूजन उसका पहुंचा और क्या कंक्लूजन पहुंचा और उसके रीजन क्या थे। तो ये हमने पूरी उसकी समरी बनाई है कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा फ्रॉड वर्सेस इंटेंशन का फर्क होता है, एग्जाम्पल पढ़े थे, और कंसीलमेंट का पढ़ा था। स्टेप्स क्या होंगे कि वो प्रोफेशनल स्ट्रेटजी बनाएगा, टीम डिस्कशन करेंगे, रिस्क फैक्टर करेंगे, असेस करेंगे और रेस्पॉन्स करेंगे, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्राप्त करेंगे और टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करेंगे। स्ट्रेटजी क्या था कि क्वेश्चन माइंड रहेंगे और अलर्ट टू कंडीशन रहेंगे हमेशा। टीम डिस्कशन किस पे करेंगे
कि कहाँ कहाँ सस्पेंशन है, कहाँ कहाँ सस्पेक्टेबल है और कहाँ मैनेजमेंट ने ओवरराइड की है और उन्होंने उसको रेस्पॉन्स कैसे करना है, ये करेंगे। फ्रॉड रिस्क फैक्टर में हमने पढ़ा था इंसेंटिव होगा या ये अपॉर्चुनिटी होगी या रैशनलाइजेशन होगा। आइडेंटिफिकेशन इंक्वायरी से होगा, एनालिटिकल प्रोसीजर से होगा, फैक्टर्स को हम करेंगे रिव्यू, रेवेन्यू को स्पेशली जांच करेंगे और इंटरनल टर्नओवर पे जो ओवरराइडिंग है उनको देखेंगे। रेवेन्यू, ओवरराइड ऑफ कंट्रोल और एस्टिमेट्स, इन पे ज्यादा ध्यान देंगे। रेस्पॉन्सेज क्या होंगे, हमारा प्रोसीजर मॉडिफाई करेंगे, एक्सपीरियंस्ड स्टाफ को लगाएंगे, सरप्राइज चेक करेंगे, जर्नल एंट्री एट द एंड ऑफ ईयर जो है जो सब्सटेंशियल है वो उन एंट्रीज को चेक करेंगे, एस्टिमेट्स को चेक करेंगे, मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे, जर्नल एंट्री का टेस्ट करेंगे, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन को करेंगे, एस्टिमेट में जो वाइसनेस है उसको करेंगे और हर एंट्री का जो बड़ी एंट्री है, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस है, उनको बिजनेस रैशनल को भी चेक करेंगे। अगर सस्पेक्टेड फ्रॉड होता है तो हम टीम डिस्कशन करेंगे, मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे, मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करेंगे, लीगल ओपिनियन लेंगे और उसको रिपोर्ट करेंगे। कम्युनिकेशन किसको किसको करेंगे, एम्प्लॉय करता है तो मैनेजमेंट को करेंगे, मैनेजमेंट करती है तो रेगुलेटरी अथॉरिटी को करेंगे, TCWG को करेंगे। रेगुलेटरी अथॉरिटी को तब करेंगे जब एज पर लॉ एंड रेगुल वो हमें करना जरूरी होगा। डॉक्यूमेंटेशन क्या करेंगे कि कहाँ हमें रिस्क मिली, हमने उसको कैसे रेस्पॉन्स किया और किसको कम्युनिकेशन किया और उसके रीजन जो हमारा कंक्लूजन पे पहुंचना था उसको हुआ। इस प्रकार हम फ्रॉड से फाइट करेंगे। FIGHT, ये सारे के सारे फैक्टर हम याद रखेंगे और इस हिसाब से हमारा ये SA 240 द ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे अगले वीडियो में हम करेंगे अगला SA 250।